नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। कोरोना के कहर के बीच देश में म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस तेजी से पांव पसार रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में ब्लैक फंगस के अब तक 8,848 मामले सामने आए हैं और 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच कई राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी भी घोषित कर दिया है। वहीं कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों के चलते इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एंटी फंगल दवा एम्फोटेरिसिन बी की डिमांड बढ़ती जा रही है। इसी दौरान शनिवार को सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को एम्फोटेरिसिन बी के कुल 23,680 अतिरिक्त वायल आवंटित किए गए हैं। रसायन एवं उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने यह जानकारी दी। इससे पहले गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को सुझाव देते हुए कहा था कि वो देश में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए इंटरनेशनल स्तर पर दवा की खरीद करे। कोरोना के बीच ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने टेंशन बढ़ा दी है। एक के बाद एक राज्य इसके खतरे को देखते हुए इसे महामारी घोषित कर रहे हैं। यूपी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने वाला 7वां राज्य बन गया। लखनऊ में करीब 100 मरीजों का इलाज चल रहा है, वहीं नोएडा में 2 दर्जन के करीब केस सामने आए हैं। ब्लैक फंगस एक दुर्लभ संक्रमण है जिसे म्यूकरमाइकोसिस भी कहा जाता है। यह कोविड-19 के मरीजों या फिर ठीक हो चुके मरीजों में खतरनाक साबित हो रहा है। अगर समय पर ध्यान न दिया गया तो 50 से 80% मरीजों की इससे मौत भी हो सकती है। ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो खास तौर से उन लोगों को संक्रमित करता है जो किसी न किसी बीमारी की वजह दवाओं पर है। इसकी वजह से उनमें रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। ऐसे लोगों में हवा के जरिए साइनस या फेफड़ों में इसका संक्रमण फैल जाता है। उधर हरियाणा में कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े में थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन राज्य में अब ब्लैक फंगस ने चिंता बढ़ा दी है। गत दिवस राज्य में ब्लैक फंगस के 64 मरीज और मिले। राज्य में अब ब्लैक फंगस की चपेट में आ चुके लोगों की संख्या 332 हो गई है। ब्लैक फंगस के गुरुग्राम में 32 और हिसार में 14 मरीजों सहित प्रदेश में कुल 64 मरीज मिले हैं। अब तक 16 जिलों में कुल 332 लोग ब्लैक फंगस की चपेट में आ चुके हैं, जिनका इलाज मेडिकल कॉलेजों में स्थित अस्पतालों में चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के अनुसार केंद्र ब्लैक फंगस नामक बीमारी की दवाई बाहरी देशों से खरीद रहा है। हमने केंद्र को पत्र लिखकर कम से कम 12,000 वायल इंजेक्शन मांगे हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने फैसला लिया है कि ग्लोबल टेंडर के जरिए हम स्वयं भी ब्लैक फंगस नामक बीमारी के इंजेक्शन खरीदेंगे। मेरे लेफ्ट फेस में नमनेस आ गई थी और इस आई से बहुत टीयरिंग होती थी। बिल्कुल। और रेड हो गई थी और मेरे टीथ अपर जॉ लेफ्ट साइड के टीथ नम हो गए थे एकदम। अब आप ठीक हैं? अब एकदम ठीक है। थोड़ी बहुत नमनेस है बट वो चली जाएगी। बट पहले से अब काफी रिलीफ है। डॉक्टर सुमित अमृत के नीचे हैं। थैंक्स अ लॉट टू हिम, ही हैज बीन वेरी काइंड एंड हेल्पफुल। तो सर्जरी हुई है अभी आपकी? सर्जरी हुई है, हाँ। क्या एज है आपकी? 42। हुआ कैसे था आपको? कोविड पहले हुआ था और कोविड में वही स्टेरॉइड्स बहुत ज्यादा चल गए थे, ये उसी की वजह से हुआ था। डायबिटीज भी है आपको? डायबिटीज उससे पहले नहीं था। उधर संक्रमित और ठीक हो चुके कोरोना मरीजों पर ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ चुका है। 24 घंटे में यूपी के कानपुर शहर में इसके 22 नए मरीज डायग्नोसिस किए गए हैं। इनमें से 9 मरीजों को हेलट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। गंभीर पाए गए 7 मरीजों को आईसीयू में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। निजी डॉक्टर भी ब्लैक फंगस के मरीजों को हेलट ही रेफर कर दे रहे हैं। हेलट में कोरोना और ब्लैक फंगस के 4 मरीजों को न्यूरो कोविड हॉस्पिटल और 3 मरीजों को मैटरनिटी कोविड में भर्ती किया गया है। वार्ड 9 में 2 मरीजों को भर्ती किया गया है। इसी बीच ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर देवेंद्र लाल चंदानी के पास 4 और डॉक्टर मधुकर वशिष्ठ के पास ब्लैक फंगस के 9 मरीज पहुंचे। कोरोना से ठीक हो चुके, लेकिन अब इन सभी को नई बीमारी घेर चुकी है। इंजेक्शन उपलब्ध न होने के कारण सभी को हेलट रेफर किया गया है। हालांकि 3 मरीज दिल्ली और एसजीपीआई चले गए हैं। इस समय शहर में ब्लैक फंगस के कुल मरीजों की संख्या 50 हो गई है। 7 मरीज फॉर्च्यून अस्पताल में भर्ती हैं। ब्लैक फंगस को लेकर हालात अब बिगड़ने लगे हैं। देखिए, ब्लैक फंगस को लेके हमने जो यहाँ पर बनाया अपना वार्ड नंबर 9 को,
आज हमारे पास अभी तक 5 थे, आज एक केस और आ रहा है, 6 केस हो गए। और हमारे 3 केस पे हमारी बायोप्सी हो चुकी है। हमारे यहाँ माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोस्कोपिक और बायोप्सी दोनों जांचें चालू है। अभी जो हर्ष गौतम पेशेंट एडमिट हुआ था, आज हमने खुद देखा कि उसके आई मूवमेंट आ गया है और कल उनकी सेकेंड सर्जरी का प्लान है। तो हमारे यहाँ तैयारी है, हमारी डॉक्टर टीम, कल मैंने डॉक्टर इस पर टीम और बना दी है। न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन उनकी अगुवाई में आई, ENT, एनेस्थीसिया, चेस्ट, ये सभी उनके साथ काम कर रहे हैं। अभी हमारे पास इस समय 30 बेड का वार्ड है और एक ENT वार्ड हमारा रिजर्व है। तो हमारे पास कुल अभी 60 बेड है जो तैयार है। ब्लैक फंगस पहले भी हुआ करता था जब ये कोविड महामारी नहीं थी, लेकिन तब ये मामले बहुत ही इक्का दुक्का की संख्या में आया करते थे। जिन मरीज़ों में कैंसर की समस्या या बहुत ही ब्लड शुगर बढ़ा रहे जो कंट्रोल ना हो, उन लोगों में देखा जाता था। कोविड महामारी के चलते जो शरीर की इम्यूनिटी कम हुई है और साथ में स्टेरॉइड्स का प्रचलन, प्लस कोविड के अंदर कुछ ऐसी समस्या और हो रही हैं जिससे शरीर के अंदर फ्री आयरन मिलने लगा है। मतलब फेरेटिन लेवल अगर जैसे ही आपका बढ़ता है तो ये सब चीज़ें जो है ये फंगस की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। और फंगस इन इन्वायरमेंट में ग्रो करता है क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी भी कम रहती है, शुगर लेवल भी हाई है। तो जो मरीज़ आ रहे हैं मैक्सिमम वो वैसे ही मरीज़ हैं जो पहले से डायबिटिक रहे हैं और साथ में कोविड भी पॉजिटिव हुए हैं, जिसकी वजह से उनके इम्यूनिटी की कमी हुई है। इस समय फ़िलहाल जो मेडिकल कॉलेज में मामले हैं वो 6 की संख्या है, जिनमें से ज़्यादातर मरीज़ों की बायोप्सी हो चुकी है और उसमें प्रूव भी हो चुका है। कुछ मरीज़ अभी बायोप्सी की रिपोर्ट उनकी अवेटेड है। तो देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच अब ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस विकराल रूप लेता जा रहा है। इस पर डॉक्टर्स का क्या कहना है वो भी आप सुनिए। देखिए, बहुत ही ये अहम सवाल है। हम भी वही सवाल पूछ रहे हैं कि पिछली वेव में इतने थे म्यूकर के, तब भी थे, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं थे। तभी जैसे पब्लिक नोटिस में ये बात आई नहीं थी, कम मात्रा में थे। तो लेकिन सबसे पहले हमें समझना जरूरी, इस बारी किस परिस्थिति में हम म्यूकर देख रहे हैं। 3 परिस्थितियां अधिकतर देखी जा रही। 100% ऐसे मरीज हैं जिनको कोविड हो चुका है। तो मतलब कोविड होना एक, जैसे मान के चलिए इस वेव में कोविड होना एक आवश्यकता है, नंबर 1। नंबर 2, काफी मात्रा में 75-80% हो सकता है उससे ज्यादा में इन लोगों को स्टीरॉइड्स मिले हैं। अब वो स्टीरॉइड्स ठीक समय दिए गए हैं, ठीक मात्रा में दिए गए हैं, ठीक अंतराल में दिए गए हैं, ये कहना अभी मैं तुरंत नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इसमें भी विश्लेषण करने की आवश्यकता है। और तीसरी परिस्थिति है कि इनका शुगर बढ़ा हुआ होता है। तो वो भी 75-80% में ये देखा है कि या तो डायबिटीज के मरीज हैं या डायबिटीज अभी पहली बार पकड़ी गई है या डायबिटीज अभी उत्पन्न हुई है। तो ये 3 परिस्थितियां। अब आपने सवाल किया भाई पिछली बारी क्यों नहीं था, पिछले साल भी कोविड थी। इस साल एक साथ से संख्या बहुत हुई है। आप ये देखेंगे कि जितने एक बहुत ही छोटे ड्यूरेशन में जितने केस हुए हैं, वहां पिछले साल यही केस एक लंबे अरसे में हुए थे। तो ये प्रकट हमारे सामने ज्यादा हो रहे हैं, 1। नंबर 2 कि स्टीरॉयड देना इस बारी ज्यादा है क्योंकि में ब्लैक फंगस नाम की बीमारी काफ़ी मात्रा में देखने को मिल रही है। ये बीमारी काफ़ी सीरियस और जानलेवा सिद्ध हो सकती है अगर इसको टाइमली डायग्नोज ना करें। और दूसरा, जो कोरोना पेशेंट हैं वो प्रिकॉशन ना लें, स्पेशली डायबिटिक कोरोना पेशेंट। अगर वो प्रिकॉशन नहीं लेंगे और अगर उनको कोरोना से बचाने के लिए स्टेरॉइड दिए जा रहे हैं और उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है, तो ये बीमारी उनमें होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये जो ब्लैक फंगस है ये आता कहाँ से है। ये ब्लैक फंगस आएगा सॉइल से, आसपास के एटमॉस्फेयर से, हवा में काफ़ी हद तक मौजूद रहता है। बट मौका मिलने पे ये एक अपॉर्चुनिस्टिक फंगस है। मौका मिलने पे नाक के रास्ते साइनसेस में जाके बैठ जाता है। और अगर बॉडी की इम्यूनिटी लो हो, जैसे डायबिटिक्स में और कोरोना पेशेंट में होती है,
तो ये फंगस वहाँ मल्टीप्लाई करता है और ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर कर जाता है। माइकोसिस की बीमारी से थोड़ा परेशान है। म्यूकर माइकोसिस जो है वो कोविड के साथ थोड़ा ज़्यादा फैल रहा है और इससे ये डर बैठ गया है कि शायद ये बहुत प्रचलित है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये प्रचलित नहीं है, बहुत रेयर है, कोविड के बाद कभी कभार ही होता है। पर हाँ, कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसमें कि आपको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। ये रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? कुछ तो कोविड से ही इम्यूनिटी कम हो जाती है, वही थोड़ा रिस्क फैक्टर है, पर इतना बड़ा नहीं है। अगर आपके ब्लड शुगर ठीक नहीं है तो ये बड़ा मेजर रिस्क फैक्टर है। ब्लड शुगर, अगर आपकी डायबिटीज़ पहले है तो कोविड से बहुत बार बिगड़ जाता है, कई बार कोविड से नया डायबिटीज़ भी बन जाता है। इसलिए अगर आपको कोविड का इन्फेक्शन हुआ है तो डायबिटीज़ के लिए या शुगर के लिए एक आध बार चेक कर लेना चाहिए। और तीसरा रिस्क फैक्टर ये है कि अगर किसी ने स्टेरॉयड लेने पड़े हैं कोविड के टाइम में तो उससे जो है ये बीमारी का प्रचलन फिर बढ़ जाता है। तो ज़्यादातर मरीजों में तो ये तीनों सारी बातें होती हैं, तभी ये चीज़ आती है। बीमारी का इलाज हो जाता है, स्पेशली अगर टाइम से पकड़ ली जाए। भारत में कोरोना वायरस के कहर के बीच म्यूकर माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के तेजी से बढ़ते मामलों ने लोगों को और डरा दिया है। हालांकि ब्लैक फंगस के खतरे से निपटने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। देश में अब तक ब्लैक फंगस के करीब 9,000 मामले सामने आ चुके हैं और ज्यादातर राज्यों ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। इस मसले पर स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोगों की प्रतिक्रिया आप सुनिए। परसों तक 197 केसेस दिल्ली में एडमिटेड थे, सभी अस्पतालों में मिलाकर। और 197 में दिल्ली के पेशेंट भी थे, दिल्ली से बाहर के पेशेंट भी थे। ब्लैक फंगस के बारे में देखो, मैं थोड़ा सा आगाह करना चाहूँगा जनता को। ब्लैक फंगस दो कारणों से हो रहा है। एक तो है कि ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ना और दूसरा स्टीरॉयड्स की वजह से इम्यूनिटी का कम होना। पहली चीज़, स्टीरॉयड डॉक्टर की सलाह से ही लें, बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल ना लें। डॉक्टर ने जब बंद कर दिए हैं उसके बाद बिल्कुल ना लें। कई सारे लोग हैं घर जाने के बाद भी कई दिन तक दोबारा लेते रहते हैं, बिल्कुल ना लें, बहुत खतरनाक है। होता क्या है, जब भी आप स्टीरॉयड लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है, जीरो हो जाती है। ब्लैक फंगस एनवायरनमेंट में होता है। ये फंगस जो है मिट्टी में, खासतौर से कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर, और जो सड़ने वाली चीज़ें होती हैं, घर के अंदर कोई भी चीज़ सड़ रही है तो उसके अंदर फंगस हो सकता है। हेल्दी इंसान को इसका कोई असर नहीं पड़ता है। जिनकी इम्यूनिटी स्टीरॉयड लेने से कम हो गई है उनको होने के चांसेस रहते हैं। तो पहली चीज़, जिन लोगों को स्टीरॉयड दिए गए हैं, स्टीरॉयड बंद होने के लगभग 1 सप्ताह तक पूरी तरह सतर्क रहे, इनके संपर्क में ना आए, घर से बाहर ना निकले, कम से कम लोगों से मिले, ना मिले ज़्यादा लोगों से। और शुगर लेवल, सेकंड चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी वायरस, कोई भी फंगस, कोई भी बैक्टीरिया जब शरीर के अंदर ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है तो एकदम से मल्टीप्लाई करता है बहुत तेज़ी से। तो हमको हर तरीके से दवाई लेकर भी जैसे भी करना है उसको कम करना है। कई सारे लोगों को ये है, डायबिटिक जो है खासतौर से, वो पहले गोली लेते थे, स्टीरॉयड लेने से उनका एकदम शूट अप कर गया और ज़्यादा शूट अप कर गया। डॉक्टर ने सलाह दी कि भाई आपको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। हॉस्पिटल में तो लगाते हैं, जब घर चले जाते हैं तो वो छोड़ देते हैं, इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, वो गोली पे रहते हैं। इतना बड़ा रिस्क ना लें। तक टोटल 3,53,574 कोविड का हम लोग इफेक्ट हुआ, पॉजिटिव निकाला। इनसे हम लोग 2,79,902 ये लोग रिकवरी हो गया। रिकवरी का परसेंटेज है 84.25। अभी ये तो सारा लेके है, अभी हुआ है, अभी तो अप्रैल 1 से अभी तक टोटल 1,35,162 इफेक्ट हुआ। इससे 82,502 अभी रिकवरी हुआ। It a notifiable disease under the Public Health Act. So now we will know what all cases are there. Luckily in Tamil Nadu so far officially reported are 9 cases. All are stable. But that doesn't mean now that this is notifiable disease, we'll also get data from the private sector. But all of them are stable, and 7 of them were diabetic. So we have created a 10-member committee at the level of DME, Director of Medical Education, with medical experts to go through it and then give us a clear picture of the status.
On the other hand, we have also created awareness among people that if they are on steroids, if they are uncontrolled diabetes or on the immunocompromised condition, they have to be very careful. Similarly, on the hospital side, so that the infection doesn't, whether it is humidifier or the oxygen lines, the cleanliness and the ब्लैक फंगस के बढ़ते इन मामलों पर ही हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बस एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्लैक फंगस के तेजी से बढ़ते मामलों ने लोगों को इस समय काफी डराया हुआ है। हालांकि ब्लैक फंगस के खतरे से निपटने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है और इसके लिए पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया है। इस मसले पर अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। डॉक्टर अनूप कुमार जो सफदरजंग के यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी हैं, और इनके अलावा विपिन शर्मा जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूँ ANB न्यूज पर। डॉक्टर अनूप कुमार, शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे। जिस तरह से कोरोना को लेकर हम लड़ रहे थे, हालात खराब हो रहे थे, फिर भी हम डट कर खड़े हुए थे, लेकिन अब ब्लैक फंगस की एंट्री क्या हमारी जंग को चौपट कर देगी? अब ब्लैक फंगस के जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं, ये भी अब चिंता का विषय हो गया है। डॉक्टर कुमार, देखिए, बिल्कुल भारत सरकार ने ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस को एपिडेमिक एक्ट के तहत एक नोटिफाई किया है। उनका मतलब है कि हर एक प्रदेश में जहां भी ये ब्लैक फंगस पाया जाएगा, उनके स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट को उनको नोटिफाई करना होगा और वो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हेल्थ मिनिस्ट्री उसको नोटिफाई करेंगे। अभी हमें 2-3 चीज देखने को मिल रहा है कि इस सेकेंड वेव में नंबर ऑफ केसेस सडनली जैसे बढ़े हैं, इसमें हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ गया है और जो भी हॉस्पिटलाइजेशन पेशेंट जाते हैं उनको ऑक्सीजन सप्लाई देनी पड़ रही है। उसमें ये देखा गया है कि कई बार पेशेंट्स अपने घर पर ही ऑक्सीजन ले रहे हैं या कई छोटे हॉस्पिटल्स में जो ऑक्सीजन दिए जा रहे हैं उसको ह्यूमिडिफाई करने के लिए एक वाटर यूज करते हैं, इसको एज पर रिकमेंडेशन डिस्टिल्ड वाटर यूज करना चाहिए, यानी कि स्टेराइल वाटर यूज करना चाहिए। लेकिन कई जगहों पर वो टैप वाटर यूज कर रहे हैं जो कि कंटामिनेटेड होता है। तो एक तो ये कारण देखा गया है कि ह्यूमिडिफिकेशन जो हो रहा है एयर ऑक्सीजन का, उसमें ये स्पोर्स मिक्स कर जाते हैं। दूसरा, जो पेशेंट कोविड से ग्रसित है उनकी इम्यूनिटी पहले से डाउन होती है। अगर उनको पहले से डायबिटीज है और ड्यूरिंग कोविड हम उनको स्टेरॉइड दे रहे हैं जो कि जरूरी है देना, उनसे उनका डायबिटीज अनकंट्रोल हो जाता है। तो अगर शुगर का समय से हम ध्यान ना दें तो पेशेंट को ये फंगस को ये शुगर जो है बढ़ाने का काम करता है। और तीसरा, जो अभी एक शोध में आया है कि कुछ पेशेंट्स के फेरिटिन लेवल बहुत बढ़ जाते हैं कोविड में, और ये फेरिटिन से आयरन जब फंगस को मिलता है तो वो ग्रो करना शुरू कर देता है। तो 2-3 कारण हैं। इसके अलावा जो पेशेंट पहले से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, यानी जिसकी किडनी फेलियर हुआ है, उनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, उनको कैंसर हुआ है, उनको कीमोथेरेपी ड्रग्स मिल रही हैं, या किसी को पहले से ही ऐसी बीमारी है जिससे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन में पेशेंट है, उनको ही ज्यादा रिस्क है ब्लैक फंगस होने का। तो इसीलिए अभी भारत सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है जिसमें बोला गया है कि पेशेंट जब अस्पताल में है तब तो डॉक्टर्स को निगरानी रखनी है कि जो उसके लक्षण जो पहले लक्षण आते हैं, सबसे पहले पेशेंट को 2 प्रकार के ब्लैक फंगस हो सकते हैं। पहला हम बोलते हैं राइनोसेरिब्रल ब्लैक फंगस, यानी कि ये हमारे नोज से स्टार्ट होता है, फिर पैलेट में जाता है, आईज में जाता है और फिर ब्रेन में चला जाता है। दूसरी तरह का फंगस ब्लैक फंगस होता है जो लंग्स में चला जाता है। दोनों के जो सिम्टम्स होते हैं वो अलग तरह के होते हैं। इसलिए ये एडवाइजरी जारी की है कि डॉक्टर्स हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान भी समय समय पर चेक करते रहें कि ऐसा कोई लक्षण तो नहीं परिणाम आ रहे हैं, और जब पेशेंट ठीक होकर घर जा रहा है उसके 1 महीने तक भी फॉलोअप का एक प्रोटोकॉल बना दिया गया है कि डॉक्टर को उनको फोन करके या वो क्लिनिक में आके दिखा सकते हैं और सिम्टम्स को फॉलो करते रहना पड़ेगा। तो अगर हम समय समय पर जांच करते रहें तो डेफिनेटली हम ब्लैक फंगस किसी को हो भी जाता है तो समय से पहले हम उसी समय सही समय पर उसको डिटेक्ट कर सकते हैं और फिर ट्रीटमेंट सही समय पर अगर चालू कर दें तो मोर्टेलिटी को कम कर सकते हैं। विपिन शर्मा जी, अभी कोरोना को लेकर ही हम जंग नहीं जीत पाए थे और हम देख पा रहे हैं कि अभी भी लोग जागरूक नहीं हैं। ग्रामीण इलाकों की हम बात कर ले तो वहां पर अभी लोग कोरोना को लेकर ही जागरूक नहीं हैं। अब अगर ब्लैक फंगस अटैक कर रहा है तो ये तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि डबल अटैक है। किस तरीके से हम निपट पाएंगे? सरकार कैसे निपट पाएगी? कैसे लोगों को समझा पाएंगे? और दवाइयों की जो कमी है ब्लैक फंगस की भी नजर आ रही है, इससे निपटना कितना मुश्किल होने वाला है? विपिन शर्मा जी।
निश्चित बात है पल्लवी जी कि चुनौतियों का भरमार है इस समय, एक के बाद एक जिस तरीके से हमारे देश के सामने चुनौतियां आ रही हैं कि पहले हमने पिछले साल देखा, हमने उसको पहली कोरोना की लहर बोला। इस समय तो हम उसको अगर कोरोना की लहर बोलते हैं तो ये नासमझी होगी, कोरोना की सुनामी है इस समय। जिस तरीके से मौतें हुई हैं और जो आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे। और यहां पर एक बात समझनी पड़ेगी, देखिए कि बेवजह कई कई जिसको अंग्रेजी में मिथ्स कहते हैं, भ्रांतियां, कि वो चीजें खुद लोग डॉक्टर बन जाते हैं अपने आप। जिस तरह हमने देखा स्टीरॉइड्स, जब आपको डॉक्टर जब तक आपको उस चीज की अनुमति नहीं देता या सलाह नहीं देता, अपने आप हम लोग अगर वो स्टीरॉइड्स लेंगे तो उसकी तो आप खुद समझ सकते हैं उसके साइड इफेक्ट क्या होंगे। और जिनकी इम्यूनिटी, जो डॉक्टर साहब बोल रहे थे, जो इम्यूनिटी पहले ही जिनकी सप्रेस्ड है या कॉम्प्रोमाइज्ड है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड जो मरीज हैं और या किसी दवाइयों पे हैं या शुगर के पेशेंट्स हैं और ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, तो उन पर तो ज्यादा ये संक्रमण का खतरा है। लेकिन सबसे जरूरी बात मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा पल्लवी जी की जो हिंदुस्तान की अगर हम बात करें, जो फंगल इन्फेक्शंस है विदाउट कोविड, पहले ही हमारे हिंदुस्तान जो है अव्वल दर्जे पे है। मतलब अगर आप बात करें कि 5-6 जो देश है विश्व के सबसे ज्यादा फंगल इन्फेक्शंस, क्योंकि हमारी आबादी को मद्देनजर रखें तो फंगल इन्फेक्शंस कोरोना के बिना ही हम लोग बड़े ऊंचे दर्जे पे हैं यहाँ पर। तो आप खुद समझ सकते हैं, ऊपर से ये ब्लैक फंगस का कहर अगर आ जाए तो आप स्थिति कितनी हो जाएगी खतरनाक। और साथ में क्योंकि ये बार बार देखिए, पिछले कोरोना काल में भी प्रधानमंत्री ने एक बात करी, जब राष्ट्र के नाम संबोधन उन्होंने करा, उन्होंने एक बात अपने जब विचार रखे तो उन्होंने बात बोली थी कि ये अगर संक्रमण ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ रुख कर जाता है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो जाता है, कम्युनिटी स्प्रेड हो जाता है, तो स्थिति संभाले नहीं संभलेगी। लेकिन वही हुआ, वहां पर हमने देखा जब प्रवासी मजदूर मजबूर हो गए पलायन करने के लिए, वहां पर लंबे सफर पर निकल गए, गर्भवती महिलाएं निकल गई, बच्चे निकल गए। तो यहाँ पर विपिन जी आपका पूरा जवाब लूंगी मैं, उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर से अपने दर्शकों को रूबरू करवा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड 12वीं की परीक्षा पर कल अहम फैसला हो सकता है। कल रविवार को एक हाई लेवल मीटिंग होनी है 12वीं की परीक्षा को लेकर, ये जानकारी इस समय मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। कल 23 मई को बोर्ड परीक्षाओं की डेट्स पर फैसला संभव है। इसको लेकर एक हाई लेवल मीटिंग होनी है। कल केंद्र के टॉप मंत्रियों की एक बैठक होगी, एक हाई लेवल मीटिंग होगी जिसमें आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी इस बैठक में शामिल होंगे। और किस तरीके से आने वाले समय में बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित करवानी है भी या नहीं, इस पर अहम फैसला लिया जा सकता है। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर कल रविवार को एक हाई लेवल मीटिंग होनी है, इस पर अहम फैसला होना संभव है, ये जानकारी इस समय मिल रही है। कल 23 मई को बोर्ड परीक्षाओं की डेट्स पर फैसला संभव है। इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज पर, कल केंद्र के टॉप मंत्रियों की बैठक होगी और इस मीटिंग की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। और जानकारी ये मिल रही है कि खुद शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। चलिए अपने मुद्दे का हम रुख कर लेते हैं। ब्लैक फंगस के खतरे से निपटने के जो अभी स्थितियां हैं उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन शर्मा जी आपके पास आऊंगे, उससे पहले एक सवाल मुझे डॉक्टर अनूप कुमार से ये करना है। सर, ये हमारे ही देश में क्यों देखने को मिला ब्लैक फंगस? पूरी दुनिया कोरोना से हमने देखा कि संक्रमित थी, हर जगह कोरोना फैला, लेकिन ब्लैक फंगस का जो कहर हमारे देश में देखने को मिल रहा है वो हमने कहीं और नहीं देखा। ऐसा क्यों? क्या हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है? क्या हमारे यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था ऐसी नहीं है? जबकि ऐसा नहीं है कि हमारे देश के लोगों की इम्यूनिटी खराब हो या इम्यूनिटी कम हो, तो ये हमारे ही देश में क्यों? देखिए, बिल्कुल जो ब्लैक फंगस बीमारी है ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है और दूसरे देशों में भी होता रहा है समय समय पर। लेकिन जैसे मैंने बताया, क्योंकि अभी जो सेकंड वेव भारत में आया उसमें नंबर ऑफ पेशेंट सडनली बहुत ज्यादा आ गए हैं, इसलिए हमें ज्यादा नंबर्स में दिख रहे हैं। विश्व में दूसरे देशों में भी कुछ नंबर्स आते रहे हैं जो कि क्योंकि नहीं पड़े तो इसमें ज्यादा मीडिया में नहीं आया। लेकिन अब क्योंकि भारत में सडनली नंबर्स बढ़े हैं इसलिए इसमें ज्यादा तरफ ध्यान दिया जा रहा है। तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जो फंगस के स्पोर्स होते हैं पूरे एनवायरनमेंट में फैले होते हैं और ये जरूरी है कि अगर साफ सफाई ना रखी जाए तो जहाँ पर भी कोई गंदगी रहती है वहाँ पर फंगस ज्यादा ग्रो करता है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने वातावरण को स्वस्थ रखें। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो बीमारियां हम आज बात करें शुगर की, डायबिटीज पेशेंट्स की, और सबसे इम्पोर्टेंट देखा गया कि जिनके शुगर अनकंट्रोल्ड है उनको सबसे ज्यादा ये बीमारी घातक साबित हो रही है। तो ये बीमारी दूसरे देशों में भी कुछ नंबर्स रिपोर्टेड हुए हैं, लेकिन क्योंकि अभी हाल ही में भारत में
बहुत ज्यादा केसेस आ गए हैं कोरोना के। अभी हमने 3 लाख 4 लाख भी देखे पर डे, तो इसी वजह से नंबर सडनली बढ़ गए हैं। बट मुझे लगता है कि जैसे जैसे समय अब हमें पता लगा है कि बीमारी की ऐसे आ रही है, हम तो कंट्रोल कर लेंगे और आने वाले समय में हम और ज्यादा ऐसे जागरूक होंगे तो बीमारी को कंट्रोल करके रख सकेंगे। विपिन शर्मा जी, कोरोना पर हमने राजनीति देखी, अब ब्लैक फंगस पर भी हम राजनीति देख रहे हैं। विपक्षी दलों का ये कहना है कि सिर्फ हमारा ही देश ब्लैक फंगस से इस समय संक्रमित है और इसका पूरा श्रेय सरकार को दिया जा रहा है। देखिए कि यहाँ पर कभी हम उसको सिंगापुर स्ट्रेन बोलते हैं और कभी यहाँ पर हम लोग अलग बेवजह बातें करते हैं, जिससे बचना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग ये, पहली बात तो अपने किसने किसको हक दे दिया कि यहाँ पर हम अपने हिंदुस्तान की छवि को अंतर्राष्ट्रीय पटल पे धूमिल करें। वैसे ही आप अगर देखें, मैं उन चैनलों का नाम नहीं लेना चाहता, अंतर्राष्ट्रीय जो चैनल हैं या अखबार हैं जो बाहर के, वो अपने उनको तो मौके की तलाश में रहते हैं कि कैसे वो हिंदुस्तान को बदनाम करे। हमारा देश महान है, और अगर हम आजादी के समय देखें, हिंदुस्तान को बेवजह नहीं सोने की चिड़िया कहा जाता था, लैंड ऑफ द गोल्डन स्पैरो, $1 1 रुपए हुआ करता था। और बहरहाल हमारे को ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर अगर बात चलेगी तो फिर बात बहुत दूर तक जाएगी। यहाँ पर कि ये कहां से आया था, वुहान शहर से आया था ये कोरोना, और ये उसके बाद WHO कौन सी नींद, कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है इस समय कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अगर उनके शहर से ये वायरस लीक भी हुआ और वो भी उस स्थिति में भी उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए थी, सैंक्शंस लगने चाहिए थे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा वहां पर। इनके WHO के अधिकारी कौन सी नींद में सोए हुए हैं या जान के अनजान बने हुए हैं? उसके बाद अगर ये उनका षड्यंत्र था, जो बायोलॉजिकल वॉरफेयर की बात करते हैं, बायोलॉजिकल स्ट्राइक करना चाहते थे कि पूरे विश्व में अपना बोलबाला जमा लें, उसके बाद भी, और उल्टा ये उनको चीन को कटघरे में खड़े करने के बजाय हम लोग यहाँ पर अपने देश को बदनाम करें, तो ये कहां की समझ है? बहरहाल मैं पल्लवी जी एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि इस राजनीति के बीच में अगर हम अपने न्यायपालिका की बात करें, बहुत ही सराहनीय उनकी जो भूमिका रही है, और क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कई मामलों में सुओ मोटो कॉग्निसेंस लिया है अपने आप, और अभी भी जो सुझाव दिए केंद्र सरकार को कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनसे आप मंगवाना चाहते हैं, जो इसका ब्लैक फंगस से निपटने के लिए जो आपको उसके वायल्स मंगवाने हैं, तो वो आप करें, चाहे उसको ग्लोबल टेंडर के माध्यम से। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो अब यहाँ पर ये समय है कि यहाँ पर केंद्र सरकार, राज्य सरकारें आपस में, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर भी है, उसका भी हमें सम्मान करना है, लेकिन साथ साथ आपस में तालमेल बनाने की बात है। यही हमने सीख ली थी पिछली बारी कोरोना काल में पिछले साल, कि यहाँ पर उसका तालमेल का अभाव था केंद्र सरकार राज्य सरकारों में, जिसके कारण प्रवासी मजदूर मजबूर हो गए पलायन करने के लिए। नहीं तो उनको जिस जगह पे वो काम करते हैं वहीं पर उनके लिए सारी सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए थी, लेकिन वो मजबूर हो गए जब उनको देखा कि कोई रहनुमा नहीं है वहां पर उनके सामने जो उनके साथ खड़ा है। वही गलती हम दोबारा से दोहरा रहे हैं। राज्य और केंद्र सरकार के बीच में तालमेल की अभी भी कमी है, चाहे कोरोना की दूसरी सुनामी के बारे में हम बात कर लें या फिर ब्लैक फंगस को लेकर बात कर लें। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अब ये जो नई महामारी हमारे देश में पैदा हुई है, इससे हम किस तरीके से निपट पाएंगे। मैं आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। तमाम चर्चा करने के लिए आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपने अपना समय हमें दिया। इसी के साथ राष्ट्रधर्म में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।